अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बीते दिनों अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के ऊपर धोखाधड़ी और रिश्वत जैसे कुछ मामलों के बारे में हमें न्यूज सुनने को मिली है। तो खबरों से पता चलता है कि गौतम अडानी, उनके भतीजे और उनके ग्रुप के कई लोगों के ऊपर इस तरह के मामले लगाए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये मामले यूएसए की कोर्ट में लगाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार यूएस में कौन कौन से अभियोग हैं जो गौतम अडानी और उनके अन्य सहयोगियों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा एक अरेस्ट वारंट जारी होने की भी बात सामने आई है, उसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। इस पूरे मामले में यूएस की कोर्ट क्या कर सकती है, इसके अलावा यूएस में रिश्वतखोरी का मामला क्यों दर्ज किया गया, कौन सा कानून है, इसको भी विस्तार से समझेंगे। तो पहले आप खबर देख लीजिए। अरेस्ट वारंट इश्यूड अगेंस्ट गौतम अडानी इन न्यूयॉर्क फॉर एलिज्ड ब्राइबरी, व्हाट दिस मीन, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इसका क्या मतलब है और इसके आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। तो आखिरकार अरेस्ट वारंट इशू कैसे हो गया। दूसरी एक बात यह भी है, व्हाई गौतम अडानी हैज बीन इंडिक्टेड इन द यूएस फॉर प्लान्स टू ब्राइब इंडियन ऑफिशियल्स। अब ये जो बात है ये आपको और थोड़ा सा समझना होगा कि इन्होंने जो योजना बनाई थी वो भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई थी। तो यहाँ पर यूएस को क्या दिक्कत हो गई अगर रिश्वतखोरी भारत में की जा रही थी, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो देखिए, उन्होंने बताया है कि 2000 से ज्यादा करोड़ रुपयों की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी जानी थी। किस मामले में दी जानी थी देखेंगे। तो असल में राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ एक सौदा किया गया था, आकर्षक सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए दिया गया। अब देखिए, अडानी और अडानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो भारत के अंदर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं और उनकी सप्लाई, सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्हें हम डिस्कॉम के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं को ये सप्लाई की जाती है। यहां तक मामला सिंपल सा लग रहा है। यहां पर जो नाम आया है वो है सागर अडानी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के। इसके अलावा एक व्यक्ति और है विनीत जैन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर अडानी ग्रीन एनर्जी के हैं। ये प्रमुख लोग हैं। इसके अलावा 4-5 लोगों का नाम और है जिनके खिलाफ इस रिश्वत के मामले को दबाने का आरोप है। इनके नाम आप देखेंगे, रंजीत गुप्ता, जो 2019 से 2022 के बीच एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के सीईओ रहे हैं। एज्योर पावर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये भी एक ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है जो सोलर ऊर्जा को, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई करने का काम करती है। और इसके इन्वेस्टर्स में आप देखोगे कई सारे विदेशी लोगों का नाम, नीदरलैंड्स के कई ग्रुप शामिल हैं। अगले हैं रूपेश अग्रवाल, सिरिल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा। तो जो सिरिल कैबिनेट है वो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के नागरिक हैं, और सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, इन तीनों को अगर मिला लें तो इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मामले को दबाने और रिश्वतखोरी के जो सबूत है उनको मिटाने का काम किया है। तो देखिए, जो आरोप है वो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से लगाए गए हैं। ये दोनों संस्थाएं प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। जो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इसे आप भारत की सेबी की तरह समझ सकते हो। भारत की सेबी जो संस्था है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत की प्रतिभूति बाजार को मैनेज करने का काम करती है। यानी निवेशकों ने जो पैसा डाला है वो गलत प्रैक्टिसेस की वजह से डूबना नहीं चाहिए। सेम ऐसा ही काम यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन करता है, जहां पर निवेशकों के द्वारा लगाई हुई पूंजी को व्यवस्थित और सुरक्षित करने का काम करते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस के कानूनों को लागू करने का काम करता है। अब यूएस में एक कानून है जिसकी वजह से अभी अडानी वाला मामला यहां पर आपको फंसा हुआ दिखेगा। पहले मामले को डिटेल में समझते हैं हुआ क्या। देखिए, अडानी रिन्यूएबल्स एक कंपनी है जो गौतम अडानी की है, और अडानी ग्रुप के अंदर ये सोलर एनर्जी की सप्लाई करने का काम करती है। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई करती है। दूसरी है एज्योर पावर, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई करने वाली एक कंपनी है। इन दोनों कंपनियों को 8 गीगावाट और 4 गीगावाट की सप्लाई का टेंडर मिल गया। बहुत अच्छी बात है, टेंडर मिल गया भाई, कंपनी है, काम करती है, टेंडर मिलना चाहिए। और ये सप्लाई किसको करनी थी, ये एक स्टेट की कंपनी है, एक तरह का पीएसयू मान लीजिए, जो सरकारी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी है। तो सेकी का काम है, जो स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो छोटी कंपनीज है जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं, उनको एनर्जीज की सप्लाई करती है। ठीक है, ये प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद बिजली इनको सौंपेंगे, फिर ये आगे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजली की आपूर्ति कर देंगे। यहां तक मामला बिल्कुल क्लियर है। लेकिन समस्या ये हुई कि सेकी को आगे चल करके एक भी खरीदार नहीं मिल रहा था कि जो एनर्जी है उसकी सप्लाई करने के लिए कोई डिस्कॉम राजी हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी भी एक वजह है।
क्योंकि जो एनर्जी की सप्लाई है वहां पर कीमतें बहुत मैटर करती हैं। अब जो सेकी एनर्जी की सप्लाई कर रहा था उसकी कीमतें ज्यादा थी। देखिए इस डील में एक बड़ा पेच तब फंसता है क्योंकि आज के समय मान लीजिए कोई एग्रीमेंट किया गया निश्चित दरों पर, आराम से समझिएगा इसको, निश्चित दरों पर जो एग्रीमेंट है, मान लीजिए आज की डेट है नवंबर 2024 में कोई समझौता किया गया, सप्लाई होनी है 2026 में। अच्छा, संभावना है कि सोलर पैनल्स जो बनाए जा रहे हैं उसकी कीमतों में, उसकी टेक्नोलॉजी में इजाफा हो और उसकी कीमतों में गिरावट आ जाए, तो आगे चल करके 2026 में जो कीमतें होंगी संभावना ये होगी कि उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो अभी से कर लिया गया तो जितने रुपए की दर तय हुई है, 2 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट, जो भी तय हुआ है, आगे चल करके कीमत और कम हो जाएगी। तो जो डिस्कॉम्स हैं वो पहले से तय किए हुए इस तरह के एग्रीमेंट को पे करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखते। तो यही वजह थी कि सेकी को खरीदार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अगर सेकी को खरीदार नहीं मिलेगा तो इनके द्वारा उत्पादित की गई ऊर्जा फिर भारत में कौन खरीदेगा। अब यहां से बनता है ब्राइबरी का प्लान, जहां पर आरोप यह लगाया गया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने मिलकर के सरकारी अधिकारियों को लगभग $250 मिलियन की रिश्वत का ऑफर किया। ये 2020 से 2024 के बीच में इस ऑफर को किया गया था। आरोप ये लगाया गया कि जो डिस्कॉम्स है उनके ऊपर दबाव बनाया जाए सरकारी अधिकारियों के द्वारा कि वो सेकी से बिजली खरीदना शुरू कर दे। तो अब जैसे ही यहां पर पाइपलाइन क्लियर होगी, सप्लाई पीछे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस योजना को ध्यान में रखते हुए फिर अभी के आरोप तय किए गए हैं। यूएस ने यह भी कहा है कि अगले 20 सालों में सभी टैक्स वगैरह हटा करके लगभग $2 बिलियन की कमाई इनको होने वाली थी। इस वजह से इन्होंने इस फूल प्रूफ प्लान को बनाया था। इस पूरी प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम अभी आपने देखा है, तो इन्हीं सब पर यह आरोप है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी सबूत हो सकते थे उनको मिटाने की कोशिश की। जैसे इस प्रोसेस में जो भी बातचीत होती थी, उस बातचीत में गौतम अडानी को मिस्टर ए या न्यूमेरो उनो इस तरह के नामों से बुलाया जाता था। किसी को मिस्टर स्नेक कहा जा रहा है, तो कोड वर्ड्स हैं ताकि किसी व्यक्ति का नाम क्लियरली पता ना चले। ठीक है, तो अब समझिए अमेरिका में जो अभियोग लगाया गया है क्या होगा, क्या सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा उन्हें या उनको भी अपना पक्ष रखने का कोई मौका मिलेगा। तो अभियोग जो अभी लगा है वो एक औपचारिक लिखित आरोप होता है। जिस व्यक्ति पर वो लगाते हैं उसको इसकी जानकारी दी जाती है कि आपके खिलाफ ये आपराधिक मामला आया है, तो व्यक्ति पर अभियोग लगाकर सूचित करेंगे और बचाव पक्ष के लिए वो वकील अपना नियुक्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए गौतम अडानी के पास या अडानी ग्रुप के पास ये मौका है कि वो अपने लिए डिफेंस में कोई लॉयर को हायर करें और इस बात को, इस आरोप को गलत साबित करें। दूसरा एक सवाल यह है कि अगर भारत में रिश्वत दी जा रही थी या देने की योजना थी तो यूएस ने क्यों इस पर मामला दर्ज किया है। तो समझिए ये जो रिश्वत की योजना बनाई गई थी, यहाँ पर जो $250 मिलियन दिए जाने थे, यहाँ पर यूएसए के निवेशकों का इस्तेमाल किया जाना था और उनसे झूठ बोलकर, उनको भ्रामक बातें बता करके उनसे निवेश को हासिल करना था। अब अमेरिका में एक कानून है इलिसिट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, इस तरह की जो भी धोखाधड़ी या भ्रामक बात फैला करके निवेशकों से पैसा लिया जाएगा उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया था। तो इसी कानून के जरिए उनके ऊपर ये मामला है। दूसरा एक मामला ये भी है, जो अन्य लोगों का नाम आपने देखा कि वो जांच में बाधा डालकर रिश्वतखोरी की जो साजिश है उसको छिपाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब समझिए इसके बाद हुआ क्या। जैसे ही ये मामला सामने आया तो अडानी की जो शेयर्स हैं उसमें सीधे सीधे आपको गिरावट देखने को मिली। उसी दिन की अगर हम बात करें तो कंपनियों के शेयर में लगभग 20% तक की गिरावट आ गई। अडानी ग्रीन एनर्जी 18.76% गिरा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20%, अडानी इंटरप्राइजेस 10%, अडानी पावर 13.98% और अडानी पोर्ट्स 10%। बहुत बड़ी गिरावट थी अडानी के शेयर्स में। दूसरा, इन्होंने एक बॉन्ड जारी किया था $600 मिलियन का, और इसी बॉन्ड के माध्यम से इनका प्लान ये था कि जो भी पैसा आएगा उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करा लेंगे और कुछ जो इनके ऊपर लोन्स थे विदेशी मुद्राओं के उसको भी भर दिया जाएगा। तो अभी के लिए इन्होंने जो बॉन्ड की पेशकश है उसको भी रद्द कर दिया है। तो एक बड़ा झटका है अडानी ग्रुप को इस मामले के बाद। दूसरी एक बात यह भी है कि जैसे ही मामला सामने आया तो कांग्रेस ने अपनी जेपीसी की मांग तेज कर दी और जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा है कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच इस पर की जानी चाहिए और पहले भी इस तरह की मांग की जाती रही है। अगर आप देखोगे तो अडानी ग्रुप के ऊपर यह मामला नया नहीं है। इसके पहले भी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर कई गलत तरीके की प्रक्रियाओं का आरोप लगा करके बिजनेस करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि इन्होंने सेबी की चीफ को भी रिश्वत देकर के उनसे भी अपने गलत प्रैक्टिसेस को करवाया, यानी कि अगला आरोप सीधा सेबी के ऊपर लग गया भारत में। उस पर भी कांग्रेस ने कहा था कि जांच की जानी चाहिए, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई। देखो
इन सब चीज़ों को सुनने के बाद हमें ये लगता है कि अच्छा ठीक है, हमारे भारत का एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, दूसरे देश के लोग हमसे जल रहे हैं, जलने की वजह से वो चाहते हैं कि भारत में बिजनेस ना बढ़े। देखो ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे ही कभी ऐसे बड़े आरोप सामने आते हैं तो इनकी जांच किया जाना अपने आप में जरूरी होता है। आप ऐसे समझो कि अगर ये रिश्वत का मामला सही हुआ या ऐसा कुछ भी गलत कार्य किया जा रहा था तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके और मेरी जेब पर पड़ना था। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिश्वत देकर के डिस्कॉम्स के ऊपर ये कहेगा कि आप महंगी दरों पर बिजली खरीदो, तो डिस्कॉम भी फिर आगे जो सप्लाई करेगा, यानी आपके पास जो बिजली आने वाली है उसके भी तो प्राइस बढ़ करके आएंगे। अगर डिस्कॉम महंगी दर पर बिजली नहीं खरीदना चाह रहे, इसका सीधा सा मतलब है कि रेट को वो नहीं बढ़ाना चाह रहे। अगर बिजली उन्हें 10 रुपए की पड़ेगी तो सिंपल सी बात है कि वो आपको 15 रुपए की बेचेंगे, एक मोटा मोटा आइडिया। और अगर बिजली उन्हें 5 रुपए की पड़ेगी तो वो आपको 10 रुपए 8 रुपए तक की बेची जा सकती है। तो इस तरह की बड़ी कंपनियों के पास लास्ट में जो पैसा आता है कि उन्होंने कहा कि अनुमान लगाया है $2 बिलियन की कमाई हो जाएगी, तो ये कमाई का पैसा आ कहां से रहा है? ये भारत की ही जनता का पैसा है जो किसी व्यक्ति के पास, बड़ी कंपनियों के पास जा रहा है। इसलिए ऐसे किसी भी मामले की जांच किया जाना बहुत आवश्यक है। और अगर कोई कंपनी सही है तो इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए कि जांच हो जाएगी, जांच के बाद जो भी स्पष्टता है वो सबको मिल जाएगी, तो जो शेयर गिरे हैं वो वापस से अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगे। तो आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा हम जल्द ही कुछ अगले वीडियोस लेकर के आएंगे, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी जरूरी वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।